अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम फिजिक्स के एक काफ़ी दिलचस्प तस्वुर पर बात कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे उर्दू में जुड़ हरकती मिकदार कहते हैं। जी, और ये एफएससी पहले साल के तुलबा के लिए खास तौर पर बहुत अहम मौजू है। बिल्कुल। कभी सोचा है कि भाई दरवाजे को हैंडल से खोलना आसान क्यों लगता है और कब्जे के पास से धकेलें तो कितनी मुश्किल होती है? हाँ, इसका ताल्लुक भी इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से है। तो आइए फिर देखते हैं कि है क्या असल में, और ये जो गर्दिशी हरकत है यानी रोटेशनल मोशन, इसमें इसकी क्या अहमियत है। चलें एक सादा सी मिसाल लेते हैं। फर्ज करें एक छोटा सा मास है m, और वो एक बहुत हल्की सी, मतलब तकरीबन वजन के बगैर एक छड़ी के सिरे पर बंधा है, ठीक है। और ये पूरा निजाम एक नुक्ते के गिर्द घूम सकता है। अब अगर हम उस मास पर यूं कहें कि एक कुव्वत लगाएं, एक फोर्स, तो जाहिर है वो घूमेगा, एक टॉर्क पैदा होगा। बिल्कुल टॉर्क। और ये टॉर्क क्या करेगा? ये इसमें एक जावियाई इसरा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करेगा, जिसे हम अल्फा कहते हैं। जी हाँ। और अगर हम इसे रियाजी में लिखें तो मास m है, महवर से फासला r है, तो टॉर्क टाउ बनता है। टाउ इज इक्वल्स टू mr² अल्फा। बिल्कुल सही। और यहाँ ये जो मिकदार है ना mr², ये बहुत बहुत अहम है। अच्छा, इसी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं और इसे I से जाहिर करते हैं। तो मसावात देखिए कितनी सादा हो गई। टाउ इज इक्वल्स टू I अल्फा। ओह, टाउ इज इक्वल्स टू I अल्फा। ये तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। न्यूटन का दूसरा कानून F इज इक्वल्स टू ma, उससे मिलती जुलती। बिल्कुल, क्या खूब पकड़ा आपने। बिल्कुल वही मुमासलत है। जैसे सीधी हरकत में फोर्स लगाने से मास में एक्सेलरेशन आती है, F इज इक्वल्स टू ma। वैसे ही घूरती हरकत में टॉर्क लगाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एंगुलर एक्सेलरेशन आती है, टाउ इज इक्वल्स टू I अल्फा। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे मास खत्ती हरकत में तब्दीली को रोकता है, मतलब एक तरह की मुजाहमत है। जी बिल्कुल, इनर्शिया। इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया गर्दशी हरकत में तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत है। बिल्कुल यही बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कि किसी चीज को घुमाना या घूमती हुई चीज को रोकना कितना मुश्किल या आसान है। ये गर्दशी मुजाहमत है। अच्छा, तो ये सिर्फ चीज के वजन यानी मास पर मुनहसर नहीं है? नहीं, यही तो इसकी सबसे दिलचस्प बात है। ये सिर्फ मास m पर नहीं, बल्कि इस बात पर बहुत ज्यादा मुनहसर है कि वो मास गर्दिश के महवर से कितनी दूरी r पर तकसीम हुआ है। अच्छा, दूरी पर? जी हाँ, और फॉर्मूले में देखें, r का मुरब्बा है, r²। ओह हाँ, r²। इसका मतलब है कि अगर मास महवर से थोड़ा सा भी दूर हो तो उसका असर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बहुत ज्यादा पड़ेगा बनिस्बत उस मास के जो महवर के करीब हो। वाह! इसीलिए तो वो आइस स्केटर्स जब तेजी से घूमना चाहते हैं तो अपने बाजू अंदर की तरफ सिकेड़ लेते हैं। हाँ हाँ, देखा है। वो दरअसल आर को कम कर रहे होते हैं। आर कम होता है तो आई कम हो जाता है और वो ज्यादा तेज घूमने लगते हैं, अल्फा बढ़ जाता है। जबरदस्त, ये तो वाकई कमाल की बात है। लेकिन ये तो हुई एक नुक्ते जैसे मास की। आम जिंदगी में तो चीजें ठोस होती हैं, पहिया है, डिस्क है, गेंद है, उनका क्या हिसाब होगा? बिल्कुल ठीक सवाल है। एक ठोस जिस्म यानी रिजिड बॉडी को आप ऐसे समझे कि वो बहुत से छोटे छोटे जर्रात या मासेस M1, M2, M3 वगैरह से मिलकर बना है। ठीक है। और ये सारे जर्रात महवर से मुख्तलिफ फासलों R1, R2, R3 पर हैं। लेकिन जब जिस्म घूमता है तो सारे जर्रात एक साथ घूमते हैं। मतलब उन सब का जाविया इसरा अल्फा एक जैसा होगा? बिल्कुल, अल्फा सबके लिए एक ही है। तो इस सूरत में पूरे जिस्म का जो कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इन तमाम इनफिरादी जर्रात के mr² का मजमुआ होगा। मजमुआ कैसे? यानी I बराबर होगा m1r1² जमा m2r2² जमा m3r3² और इसी तरह जितने भी जर्रात हैं। ओह अच्छा। रियाजी में इसे हम सम्मेशन के निशान से लिखते हैं, सम्मेशन mr²। यहाँ सम्मिशन का मतलब है सबका जोड़। तो ये जिस्म के तमाम हिस्सों के मास और उनके महवर से फासले के मुरब्बे के हासिले ज़र्ब का मजमुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिस्म की शक्ल बदल जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा, चाहे कुल वजन कुल मास वही रहे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है।
اور اسی اصول سگما MRI² کو استعمال کر کے مختلف عام شکلوں کے لیے مومنٹ آف انرشیا کے باقاعدہ فارمولے نکالے گئے۔ اچھا، جیسے وہ کتابوں میں ہوتے ہیں، رنگ، ڈسک، راڈ، اسفیئر کے لیے؟ جی ہاں، انگوٹھی کا الگ ہے، ٹھوس ڈسک کا الگ، لمبی چھڑی کا الگ، ٹھوس گیند سالڈ اسفیئر کا الگ۔ اور یہ فارمولے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ گردش کا محور بدل دیں تو بھی آئے بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر ایک ہی وزن اور ایک ہی رداس کی ایک کھوکھلی انگوٹھی لیں اور ایک ٹھوس ڈسک لیں۔ انگوٹھی میں سارا ماس کنارے پر ہوتا ہے، یعنی محور سے دور، بڑا آر، ٹھیک۔ جبکہ ڈسک میں ماس زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، مرکز کے قریب بھی ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انگوٹھی کا مومنٹ آف انرشیا اسی وزن اور رداس کے ڈسک سے زیادہ ہوگا۔ یعنی انگوٹھی کو گھمانا زیادہ مشکل ہوگا؟ جی ہاں، اسے گھمانا شروع کرنا یا گھومتی ہوئی کو روکنا دونوں زیادہ مشکل ہوں گے ڈسک کی نسبت۔ سمجھ گیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مومنٹ آف انرشیا گردشی حرکت میں تبدیلی کے خلاف مزاحمت کا پیمانہ ہے، اور یہ نہ صرف کل ماس پر بلکہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ ماس محور کے گرد کیسے تقسیم ہوا ہے۔ اور اہم مساوات ہیں ٹاؤ I الفا اور I سگما MI/RI²۔ بالکل درست۔ اب FSC کے طلبہ کے لیے امتحانی نقطہ نظر سے کچھ باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ جی ضرور، بتائیے۔ پہلی بات تو یہ کہ مومنٹ آف انرشیا کی تعریف، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، گردشی مزاحمت، یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ ٹھیک۔ دوسری بات، اس کی جو مماثلت ہے لینئر موشن میں ماس کے کردار سے، F=ma بمقابلہ ٹاؤ I الفا، اسے یاد رکھیں، یہ سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری، جو عام شکلیں ہیں، رنگ، ڈسک، راڈ، اسفیئر، ان کے فارمولے ضرور یاد کریں، اکثر MCQs میں یا مختصر سوالات میں آ جاتے ہیں۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ مختلف کیوں ہیں۔ یعنی صرف رٹا نہیں، سمجھنا بھی۔ بالکل۔ چوتھی بات، وہ عوامل جن پر مومنٹ آف انرشیا منحصر کرتا ہے، یعنی ماس کی تقسیم یا شکل یعنی آر، اور گردش کا محور، ان کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، ماس، تقسیم، محور۔ اور آخر میں ٹو برابر ہے I الفا والی مساوات سے متعلق جو عددی مسائل ہیں، نیومیریکل پرابلمز، ان کی مشق ضرور کریں۔ بہت اہم نکات ہیں۔ جی بہت خوب۔ تو یہ تھا مومنٹ آف انرشیا کا ایک تعارف اور اس کی تفصیل۔ امید ہے کہ اس سے تصور واضح ہوا ہوگا۔ امید تو یہی ہے۔ جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ کبھی غور کیا ہے کہ ایک لمبے بانس یا ڈنڈے کو انگلی پر سیدھا کھڑا کر کے متوازن رکھنا ایک چھوٹے ڈنڈے کی نسبت آسان کیوں لگتا ہے؟ دلچسپ سوال ہے۔ اس کا جواب بھی اسی مومنٹ آف انرشیا میں ہی چھپا ہے۔ سوچئے گا ضرور۔ اسی کے ساتھ اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔